हेलो डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम उत्तर प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश जीके में हमने कल 4 टॉपिक कवर किए थे क्वेश्चन। तो 1 घंटा 40-45 मिनट में हमारी क्लास कवर हुई थी क्वेश्चन, और वो भी 4 टॉपिक क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमें 4 टॉपिक ही कंप्लीट हो पाए 2 घंटों में। आज हम 5वां टॉपिक की ओर आ गए हैं, और आज का वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है जनगणना। जनगणना 2011 लिखा हुआ है इसके सामने, आपने देख लिया होगा, जो एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक भी प्रश्न इस चैप्टर का नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है क्वेश्चन, जनगणना के बाद आप जनजाति पढ़ेंगे, जनजाति के बाद आप कृषि पढ़ेंगे, कृषि के बाद आप सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, और सिंचाई परियोजना के बाद आप जलवायु पढ़ेंगे, और जलवायु के बाद आप वन संपदा पढ़ेंगे। आज आप ये 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। बस बने रहें, देखते हैं कि ये 6 टॉपिक कितने देर में होते हैं। उसके बाद मैं आज एक हिंदी की वीडियो भी लेकर आऊँगा आपके लिए, वक्त निकाल कर क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बन चुके हैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं क्वेश्चन, प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर लिया करें, शुरू में ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। इतना सम्मान तो दे सकते हैं क्वेश्चन आप लोग कि एक वीडियो पर लाइक अगर मैं मांगूँ तो आप तुरंत लाइक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो जो मेरी वीडियो को लाइक ना करें। एक सम्मान है टीचर के प्रति जो आप बढ़ चढ़ कर देते हैं टीचर को। तो अगर टीचर कह रहा है कि प्लीज़ एक मेरी वीडियो को लाइक कर दें, तो आप बिल्कुल बेझिझक लाइक कर दें वीडियो को। चलिए क्वेश्चन, तो आज जनगणना के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे जनगणना के कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं। तो ये हमारी है उन 2 वर्ष 2011 के अनुसार 19,98,12,361। जनसंख्या थी 19,98,12,341 है, जो कि अन्य देश में लंदन में सबसे अधिक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर भारत है। भारत की कुल आबादी में से 16.50% उत्तर प्रदेश में रहती है। ध्यान रखना है क्वेश्चन। ये हमारे वर्ष हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या पुरुष और महिला नहीं बताई है यहाँ पे, लेकिन क्या ना बताई, 2011 बताई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 19,98,12,000। तो ये ध्यान आपको रखने हैं। टॉप 5 है सर्वाधिक आबादी वाले जिले। तो इलाहाबाद है, मुर्दाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है और लखनऊ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सबसे आबादी वाले जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इन प्रश्नों को मिस ना करते हैं धोखे से भी। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़ और लखनऊ। और सबसे कम आबादी वाले 5 जिले महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, ललितपुर है। तो ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है। सर्वाधिक आबादी वाला पुरुष जहाँ है इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर गाज़ियाबाद में है, फिर कानपुर नगर में है, फिर लखनऊ में है। और सर्वाधिक आबादी महिला इलाहाबाद में है, आजमगढ़ में है, फिर जौनपुर, फिर मुरादाबाद, फिर लखनऊ। ठीक है क्वेश्चन। तो पुरुष में आबादी में सबसे दूसरे नंबर पे है, और औरतों में या महिलाओं में चौथे नंबर पे है मुरादाबाद। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो लखनऊ है वो दोनों में सबसे कम महिलाओं में भी 5वें नंबर पे है, और पुरुषों में भी 5वें नंबर पे है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेझिझक, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो थोड़ा फायदा रहेगा आप लोगों को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, आपकी जो प्रश्न वाली आएगी क्वेश्चन, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे जरूर। तो आप लोग बेझिझक पढ़ें और एक एक प्रश्न को बात तो आराम से समझें क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखा रहा हूँ, तो ध्यान रखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सभी चीज़ नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हमें बस क्वेश्चन लगा लेंगे तो यही हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा क्वेश्चन। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर है, औरैया है, इटावा है, गाजियाबाद है। ये भी ध्यान रखना है। न्यूनतम है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ठीक है क्वेश्चन। रामपुर सबसे कम है साक्षरता वाले जिलों में, 53.34% था क्वेश्चन। रामपुर के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैं चौंक गया क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले और न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले यहाँ आपके सामने है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग अगर चाहते हैं तो।
ठीक है, कि सर्वाधिक औसत यानी सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग हैं वो गौतम बुद्ध नगर में हैं और सबसे कम श्रावस्ती में है। दूसरे नंबर कानपुर है, इसमें बहराइच है, औरैया है, बलरामपुर है, इटावा है, गाजियाबाद है। रामपुर में सबसे कम है पढ़ लिखे क्वेश्चन। रामपुर वाले जो है ज़्यादातर सऊदी में रहते हैं, मुस्लिम उम्मत है, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, वो तो सब अब जनसंख्या बढ़ गई होगी क्योंकि 2011 की ही वो है जनगणनाएँ, तो अब तो बहुत काफ़ी हो चुके हैं रामपुर के अंदर पढ़े लिखे। तो अब इसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले हैं, गौतम बुद्ध, औरैया, इटावा, झांसी। तो श्रीवस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ध्यान रखना है पुरुष साक्षरता सबसे कम है, 61% लोग हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। चलिए महिलाओं में ये है क्वेश्चन, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। महिलाओं में इतना है क्वेश्चन, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लिंग अनुपात ये है 912, ठीक है। 1000 पुरुषों पर कितना है, 912 लड़कियां हैं, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन, तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण जो फैक्ट आपको बताए मैंने। तो क्योंकि हम इसकी प्रश्नावली करेंगे तो प्रश्नावली में ये चीज़ आपके सब आएंगी, क्योंकि प्रश्नावली करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी जरूरी होती है कि हमारे प्रश्न में क्या क्या चीज़ होंगी जनगणना के आधार पर। तो ये हम सभी चीज़ें यहाँ पर जनगणना के आधार पर हमें मिलेंगे क्वेश्चन। तो हम इसके प्रश्न जब करेंगे तो ये सभी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा वन लाइन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वन लाइन फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी, 19,98,12,343। वर्ष 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि वृद्धि कितनी है, 20.22%, 2%, ठीक है। तो वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व कितना था, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है, 67.7% थी, ये बात ध्यान रखनी है। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कितना था, 912 रहा। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, 4,13,57,608 है। राज्य की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो ध्यान रखना 0.57% है, 0.57 कह सकते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या कितना है, 8.6% है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, अब तैयार हो जाएंगे आप लोग, बिल्कुल ना धोके बड़े तरीके से तैयार रहेंगे, ठीक है। हर प्रश्न का आंसर आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है क्वेश्चन। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी को वीडियो का लिंक सेंड कर दें, बुला लें सभी को, कि उत्तर प्रदेश की ऐसी क्लास जो आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करेगी, उसकी औकात दिखाएगी, ठीक है क्वेश्चन। 10 नंबर की यहाँ से क्लास फंसेगी क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। जनगणना तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में कृषि वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, जनजाति महत्वपूर्ण है, सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण है, जलवायु महत्वपूर्ण है, वन संपदा वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो क्वेश्चन, क्योंकि आप चाहते हैं कि सिलेक्शन होगा और इंशाल्लाह सिलेक्शन जरूर करा कर रहूँगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बस पढ़ लें एक बार, जब तक भी मैं पढ़ाऊँ आपको, आप बेझिझक होकर एक क्लास देखेंगे और क्लास के बाद आप अपना जो भी काम करना है वो बाद में करेंगे क्वेश्चन। आप बिल्कुल अपने किसी भी काम की तरफ नहीं रुख होगा आपका, आप मेरी तरफ रहेंगे और आप पूरे प्रश्न को देखेंगे और लगाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितने % है। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितने % है, तो 17.49%, 16.50% और 4.69% और 15.26 यानी 62%। तो एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है, सभी आंसर बताएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे सभी लोग। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी को जोड़ लीजिए क्वेश्चन और बता दीजिए कि क्लास लाइव है, क्योंकि आपकी क्लास 8 बजे लाइव हो जाती है, तो आप लोग 8 बजे से पहले अपना काम से फ्री हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा 16.50%, तो 50 हो जाएगा। जी 50 पढ़ते पॉइंट के बाद एक अंक पढ़ा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 16.50% होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो 2001 से 2011 के दौरान राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, दर कितने प्रतिशत यानी फीसदी रही। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 2001 से 2011 के दौरान राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितने फीसदी रही, तो 15.76%, 24.76%, 26.76% और 20.22%। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर कितनी फीसदी रही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया 20.2%। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2001 से 2011 के मध्य राज्य के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। कितना अच्छे से प्रश्न चल रहा है क्वेश्चन। अगर आपने एक भी प्रश्न मिस कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। जनगणना से प्रश्न अगर आया तो आपसे अगर मिस हो गया धोखे से भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम पास होना क्वेश्चन। तो इस
बात को समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी टॉपिक को अच्छे से लगाना है और वीआईपी तरीके से क्वेश्चन। तो 2001 से 2011 के मध्य राज्य के जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। 132 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 136 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और 128 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें कि 2001 से 2011 के मध्य राज्य के जनघनत्व की कितनी वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया। इसका सही आंसर होगा 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, एक बार आप सभी लोग पढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत में कितनी कम है। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो बताएंगे एक बार इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो 4.39%, 5.32%, 4.32%, 4.46%। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत में कितनी कम थी। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 4.232%। तो 5.32%, सॉरी 5.32% हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है 3-2%। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का परसेंट कितना है। वाह, कितना अच्छा प्रश्न पूछा। अगर क्वेश्चन आपसे बनता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितने परसेंट है। तो क्वेश्चन 5 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 5 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया गजब। तो कितना हो जाएगा 4 यानी 47.72%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई थी। यानी कि कितने लोग बढ़ गए थे पढ़े लिखे, कितने % लोग, ये पूछा है। तो 2001 की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। 12%, 12.36%, 11.34%, 13.49%, 13.26%। तो सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया गजब। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर लगाया है बी ऑप्शन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, वेरी गुड। एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, मेरे कहने से आप इस चीज़ को पूरा लगाइए। उसके बाद में देखना कि हाँ आपके नंबर कितने आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी प्रश्न नहीं कटने दूंगा क्वेश्चन, अगर आपने मेरे साथ पूरी मेहनत की तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। क्योंकि जब मेहनत की जाती है तो जब उस टाइम हमारा साथ खुदा भी देता है, जब मेहनत करते हैं क्वेश्चन, और जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो हाँ कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होगा क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, सिलेक्शन जरूर होगा क्वेश्चन एक दिन, ये मेरी चॉइस है सभी से, और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ क्वेश्चन जो लोग मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होता भी है। ठीक है क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। वाह, कितना अच्छा प्रश्न। मैंने आपसे कहा था ना कि राज्य में जनघनत्व वाला कुछ जिला जरूर पूछता है। वाराणसी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, यह पूछा है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही आंसर क्या होने वाला है, तो जल्दी बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने बताया गाजियाबाद हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया जौनपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की % जनसंख्या कितनी है। तो एक बार कमेंट करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की % जनसंख्या कितनी है। तो 12.92%, 11.98%, 15.41%, 13.66 यानी कि 6%। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर, बता देंगे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन, जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।
अगर न्यू है तो आप मेरे साथ तो जरूर कमेंट करेंगे आप लोग, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन। अगर आपने सही आंसर कमेंट किया है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर 15.91%। तो ध्यान रखना है कि जनसंख्या की जनगण 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0.6 वर्ग आयु वाले पर्सन कितना है, यानी 15.41% है। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात कितना है। तो इसका आंसर मैं भी आपको बताया था क्वेश्चन, 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्री थी क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे। लिंग अनुपात वही होता है। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया 912 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका भी आंसर मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जनसंख्या वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक। इलाहाबाद है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है या आजमगढ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इलाहाबाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जनगणना वाला जिला कौन सा है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जनगणना वाला जिला कौन सा, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन गौतम बुद्ध नगर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे मेरे साथ क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम आपके साथ जुड़े रहें तो आप हमें ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तक हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये वाकई में सच बात है क्वेश्चन, अगर आपने विश्वास रखा मेरे ऊपर तो मैं आपको जरूर आपको वहां तक पहुंचा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे। तो बस पढ़ते रहेंगे, अपने दिमाग में हर चीज़ रखेंगे क्वेश्चन, एक बार में नहीं समझ में आती दूसरी बार देखेंगे वीडियो को, क्योंकि लाइफ टाइम आपके यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर जाकर आप देख सकते हैं सारी वीडियो में पढ़ी हैं आप लोग, कोई भी वीडियो देख सकते हैं और चला सकते हैं उन्हें, और एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। जो लोग कल नहीं आए थे, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, चैनल पर जाकर वीडियो में जाए, वीडियो में कल की वीडियो पढ़ी है क्वेश्चन, उसे देख लेंगे जरूर जाकर, जिस पर लिखा हुआ है यूपीजी के क्वेश्चन, जो 10 नंबर वाली क्लास है उस पर लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि आपके लिए वो है वेरी वेरी महत्वपूर्ण है टॉपिक, क्योंकि 30 टॉपिक क्वेश्चन मैं इसमें 15-16 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, 10 टॉपिक आप कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि कितनी दर कितनी है। तो राज्य की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूछा है तो 20%, 20.22% या 19.4% या 20.88% या 19.09%। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर और बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो है 20.22%। वेरी गुड ऑप्शन, आपने अगर एक ऑप्शन लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला, यानी 2011 की जनगणना सुनता ये पूछा है, तो राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, मथुरा, बागपत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, क्या अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, वेरी गुड। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 57.02%, 56.28%, 9 यानी 59.37%, 56.72%। तो कमेंट कर दें एक बार क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर अगर आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है 57.0 यानी 20%। तो ध्यान रखना है 57.20%। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, अच्छा आंसर था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे 57.02% है महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना 57.02%। तो 3 बार इस आंसर को देखेंगे क्वेश्चन, 3 बार देखते रहें, आंसर याद हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में कितने जिलों की महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो एक बार कमेंट करेंगे कि वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में किस जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो श्रीवास्तव, बलरामपुर है, बहराइच है, बताई हूँ, एक बार कमेंट करके बताएंगे जरूर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन। तो जनगणना 11 राज्य में किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, श्रीवास्तव, बलरामपुर है, बहराइच है, बताई हूँ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। तो 2011 के अनुसार राज्य में जिस जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर सिर्फ आपने श्रीवास्तव बताया है, श्रावस्ती बताया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ध्यान रखना है श्रीवास्तव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ वाला जिला कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, इलाहाबाद है, कानपुर नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, एक बार कमेंट कर दें ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर नगर। वेरी गुड ऑप्शन, कानपुर नगर हो जाएगा। और जो सबसे कम है वो श्रावस्ती है, पर ध्यान रखना ये बात भी, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे ऑप्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर लाइव है या रिकॉर्डेड है, ठीक है। अरे एक बात तो बताओ, आपको तो पूरी वीडियो मिल रही है क्वेश्चन, ठीक है। और रिकॉर्डेड अगर हम करेंगे तो हम आपको बता देते हैं पहले कि ये रिकॉर्डेड है क्वेश्चन। फिर ब्लॉक कर दिया मैंने उसको, तो फिर कह रहा है कि सर ब्लॉक क्यों किया, ठीक है। तो वही चीज़ ऑप्शन कि इंसान अपनी ऐपों से नहीं मानता है, तो बस ये नहीं, उसे ये नहीं दिख रहा है कि हाँ मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर को कमेंट करूँ, बस क्वेश्चन देखूँ, बट ये मतलब है कि हाँ वैसा लाइव है या कभी या रिकॉर्डेड है, लाइव है रिकॉर्डेड है। तो वही चीज़ आदमी को अपने जो है ना जो व्यवहार होता है उसे दिखाना जरूरी होता है कि मैं किस व्यवहार का हूँ। तो ऑप्शन आप लोग बस ये नहीं सोचते हैं कि इतना अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड हो रहा है, हम हर प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हुए क्वेश्चन, ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है, या मैंने बना दिए होंगे, मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक तो हूँ नहीं क्वेश्चन। तो हर प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण समझा जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है क्वेश्चन। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, बस आदमी को बस कमेंट में ये मतलब है कि अपनी बातें करेंगे और बस ये पूछेंगे कि हाँ रिकॉर्डेड है ये वो है, बट एक भी प्रश्न का आंसर उसने नहीं बताया था तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया क्वेश्चन। तो फिर बाद में कह रहा कि सर आपने हमें ब्लॉक क्यों करा। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप लोग से कि हाँ जो काम की चीज़ आप मालूम करिए, मैं आपको क्लास के बाद उस चीज़ को सोल्यूशन आपको समाधान कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं अपना नंबर आपको सभी के पास है, दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सभी के पास नंबर है क्वेश्चन, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो बताइए। तो वही चीज़ क्वेश्चन पर पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, बस ये है कि बस मौज आए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो गया कानपुर। 18 बताएंगे, राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे। तो राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। हमीरपुर है, हमीरपुर, बागपत, इलाहाबाद, श्रावस्ती। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही गजब क्वेश्चन था। राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत योगदान जैन धर्म का है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत योगदान जैन धर्म का है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1%। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का कौन सा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का कौन सा राज्य है, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, एक बार कमेंट करें उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का कौन सा राज्य है। तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो वो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा तीसरा राज्य है, कौन सा राज्य है, तीसरा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने कमेंट किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है, 10 है, 15 है, 11 है, 12 है। तो एक बार कमेंट करेंगे कि 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप कमेंट कर देंगे और बता देंगे मुझे कि 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो 12 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप कमेंट करें, पहले रामपुर वाला क्वेश्चन बाद में देखना, ठीक है। आपके रामपुर का प्रश्न भी आ चुका क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, ठीक है, कितने हम लकी है ना, समझिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो 20.69%, 21.69%, 19.69% या 20.59%, यानी 59%, 59 हो जाएगा ये।
सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कि 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या कितने % है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रहेगा जल्दी कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 20.69%। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पूछा क्या है, अनुसूचित जाति। तो ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एससी के बारे में पूछा है, अनुसूचित जाति। और अगर होता अनुसूचित जनजाति तो यहाँ एसटी हो जाता, ध्यान रखना। तो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जाति एससी के बारे में पूछा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। तो 20.69%, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं कि 2011 की में रामपुर का जनघनत्व कितना था। वाह, रामपुर का जनघनत्व कितना था। तो खुशी हो होगी आपको क्वेश्चन देखकर। क्वेश्चन नंबर 23, अगर इसका सही आंसर आपने कमेंट नहीं किया तो बहुत पिटोगे, बता रहा हूँ आज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे कि 2011 में रामपुर का जनघनत्व कितना था। 986, 985, 987, 990। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। बहुत ही बढ़िया, जब ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 987 था। कितना था जनघनत्व? 987, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 987। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो 2011 में रामपुर का जनघनत्व कितना था? 987 था क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और जनघनत्व के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या होता है जनघनत्व क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे, पूरी बात बताएंगे। कोई एक बच्चा हमारे जो यूट्यूब चैनल पर पूरी बात बताए तो जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है 2011 में झांसी की साक्षरता दर कितने % थी? झांसी। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो 2011 में झांसी की साक्षरता दर कितने % थी, तो ये पूछा है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो 2011 में झांसी की साक्षरता दर कितने % थी? 70, 75, 76, 80। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन 75% थी, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर आपने कमेंट किया। नेक्स्ट इसका यानी कि जनसंख्या जनगणना संबंधित लास्ट प्रश्न क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम यानी एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ललितपुर, महोबा, सीतापुर, बागपत। तो सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि ऐसे कौन सा जिला है जिसमें एससी जनसंख्या वाले बहुत कम हैं। तो एससी जनसंख्या वाले से बहुत कम है, तो सभी लोग जानते होंगे, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं क्वेश्चन, तो वो जरूर बताएं कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एससी जनसंख्या वाला जिला, यानी कि जिला है कौन जहाँ एससी जनसंख्या वाले बहुत कम है क्वेश्चन, ये पूछा है, सबसे कम है। तो कौन सा जिला है क्वेश्चन जिसमें ऐसी जनसंख्या वाले सबसे कम है? तो ये पूछा है, ललितपुर है, महोबा है, सीतापुर है, बागपत है। जल्दी कमेंट करो क्वेश्चन कि सबसे कम ऐसी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ललितपुर, महोबा, सीतापुर, बागपत। तो सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो बागपत हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर आपने बागपत लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था। चैप्टर नंबर 6 पर आ गए हैं और जनजातियाँ वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना कहा जाए वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन, जितना कहा जाए उतना कम है। तो ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट कहा रहे हूँ इस टॉपिक को मैं। आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चन, मेरी बात मानेंगे पक्का तरीके से। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है क्वेश्चन और बहुत ही कम क्वेश्चन है। मात्र हम इसके ऐसे पढ़ेंगे 35 प्रश्न क्वेश्चन जनजाति के। तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ और पढ़ते रहेंगे हर प्रश्न के बारे में, ठीक है क्वेश्चन। जल्द ही हम इसे चैप्टर को फिनिश करना चाहेंगे क्वेश्चन। सभी टॉपिकों को जो उत्तर प्रदेश जीके है उसको हम सभी टॉपिकों को जल्दी कवर करना चाहेंगे क्वेश्चन। मैं खुद चाहता हूं कि जल्दी कवर हो जाए, उसके बाद में हम आराम से रिवीजन करते रहेंगे क्लासों का, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे जनजाति का पहला प्रश्न क्या है, उससे पहले कुछ देख लेते हैं। अगर कुछ चीज़ काम की है तो उसे जरूर देखेंगे क्वेश्चन। तो थारू है निवास क्षेत्र, जनजाति है, थारू बहुत आता है, शारीरिक गठन, वेशभूषा। तो यही प्रश्न आपके पास आते रहेंगे क्वेश्चन घूम फिर के। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्व। त्यौहार एवं पर्व बताओ, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लिखना भोजन के त्यौहार और पर्व, वेरी गुड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन जनजाति के, बहुत ही महत्वपूर्ण। बुक्शा भी आगे देखो, बुक्शा के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा होगा क्वेश्चन बुक्शा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जो लोग आते हैं और चले जाते हैं क्वेश्चन, उनका अपना नुकसान है, कोई किसी का नुकसान नहीं करता है। देखो माहीगिरी आ गया क्वेश्चन, माहीगिरी गिर माहीगिर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, भोजन आ गया, अर्थव्यवस्था आ गया क्वेश्चन। तो इसमें सभी चीज़ आपको मिलेगी, धर्म आ गया क्वेश्चन, ध्यान, वेशभूषा आ गया। तो इसमें सभी चीज़ आपको मिलने वाली क्वेश्चन। थोड़ा वन लाइन फैक्ट पढ़ लेते हैं एक बार। वन लाइन फैक्ट क्या कहते हैं। तो चैप्टर को करने से पहले हम हर टॉपिक के वन लाइन फैक्ट जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि वन लाइन फैक्ट से हमें बहुत कुछ मिल जाता है क्वेश्चन। क्योंकि हम जानते हैं कि वन लाइन फैक्ट हमारे लिए एक रामबाण से साबित होते हैं क्वेश्चन। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और अच्छे से कवर करना क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सर
अगर हम बलाइन फैक्ट को छोड़ देते हैं तो नुकसान हमारा ही है, आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो थारू जनजाति के लोगों के मकान लकड़ी के लट्ठों और नकुलों के द्वारा बनाए जाते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लकड़ी के लट्ठों और नकुलों के द्वारा बनाए जाते थे। थारुओं का भोजन मुख्य रूप से चावल था। थारू जनजाति के संयुक्त परिवार प्रथा है। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। थारुओं की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। बुक्सा जनजाति पतवार राजपूतानों घरानों से संबंध रखती है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग धान की खेती करते हैं। माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। बिजनौर का नाम आ गया ऑप्शन देखो, तो जब बिजनौर का नाम आया होगा तो सभी लोग खुश हो जाते होंगे बिजनौर सुन के ऑप्शन, ठीक है, या कुछ लोगों को जलन भी होती होगी। चलिए, तो माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नजीबाबाद क्षेत्र में पाए जाते हैं ऑप्शन, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, माहीगीर जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में खरवार जनजाति निवास करती है। मिर्जापुर जिले में कौन सी? खरवार। और खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं लास्ट तक बने रहें, एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम पास करना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। 35 प्रश्न हम इस कवर कराएंगे। उसके बाद कृषि पढ़ेंगे, कृषि के हम कितने 25 हैं। उसके बाद में हम सिंचाई पढ़ेंगे, वो भी 25 हैं। उसके बाद में जलवायु पढ़ेंगे, वो 16 हैं। फिर वन संपदा, उसके 35 ऑप्शन। तो ऐसे करते 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 हम 10 टॉपिक आज कवर कर लेंगे ऑप्शन, आप बिल्कुल निश्चित रहें, बस पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताएं एक बार कमेंट करके कि बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है मालगती, तखत, वन, वशा या वजाहर। तो एक बार कमेंट करें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, जो बच्चे अभी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट कर दें ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तखत, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तखत कहलाता है, ठीक है। तो बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आ गया है कि थारू जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताएंगे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, राजी है। एक बार कमेंट करते हैं सही आंसर ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। जो बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना आंसर क्लियर करना है और यही देखने आप आते हैं ऑप्शन कि हमारे कितना याद है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया बुक्सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर नहीं, बुक्सा नहीं होगा ऑप्शन, थारू ही रहेगा। क्या रहेगा? थारू। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूसरे का यही ऑप्शन रहेगा, थारू हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पतवार राजपूतानों का वंशज मानती है। तो इसका सही आंसर ये मैंने आपको बताया था, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी जनजाति स्वयं को पतवार राजपूतानों का वंशज मानती है। थारू है, जौनसारी है, बुक्सा है, माहीगीर है। तो एक बार कमेंट कर दें कि कौन सी जनजाति है जो स्वयं को पतवार राजपूतानों का वंशज मानती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया वह है बुक्सा, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट है जनजाति है, तथ्य है। तो उल्टा हवा, उल्टा हवा तो कत्थे के व्यापारी, बुक्सा, थारू की जनजाति या माहीगीर मान। तो बताएंगे एक बार कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या होने वाला है। तो जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 12, 43, 23, 41 या 24, 13 और या 13, 24। एक बार कमेंट कर दें ऑप्शन, जल्दी कमेंट करें। तो इसका अगर मिलाया जाए तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही उल्टा हवा हो जाएगा थारू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उल्टा हवा क्या हो जाएगा, थारू हो जाएगा ऑप्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण था ऑप्शन। तो एक बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन, और ये बात आपको ध्यान भी रखनी है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसे मिलाया जाए तो इसके सही उल्टा हवा जो होती है थारू की जो उपजाति है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पहले का। दूसरा बुक्सा, बुक्सा मालगती नामक बधु मूल्य प्रचलित है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरे का। माहीगीर मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं माहीगीर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और खरवार कत्थे के व्यापारी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 23-41 का सही आंसर होगा, 23-41, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 23-41, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है क्वेश्चन, और ये पूछ रहा है निम्न जोड़ों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो राशो जौनसारी जनजाति का नृत्य है, सूरजवंशी खरवार जनजाति की उपजाति है, लट भरवा भोज थारुओं का विवाह भोज है, तखत बुक्सा जनजाति का भगवान है। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर की कौन सा सम्मिलित नहीं है, एक बार कमेंट करके बताएं।
तो ऑप्शन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड, अभी आपके सामने आया था। राशो जौनसारी जनजाति का नृत्य है। सूरजवंशी खरवार जनजाति का उपजाति है। लठ भरवा भोज थारुओं का विवाह भोज है। तखत बुक्शा नहीं है, थारू जनजाति का भगवान कहलाते हैं। थारू के बुक्शा के नहीं, थारू के कहलाते हैं। तो यहाँ पर बुक्शा लिख दिया तो गलत है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर होगा, क्योंकि तखत जो है वो थारू जनजाति के भगवान है ऑप्शन। तो तखत थारू जनजाति के भगवान है, यानी सबसे श्रेष्ठ आदमी माने जाते हैं। तो बुक्शा के नहीं है ऑप्शन, तो थारू के हैं ऑप्शन। या थारू होता तो सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अभी आया था कि महागीर जनजाति के लोग मुख्यतः किस जिले में निवास करते हैं? तो बिजनौर, सोनभद्र, संत रविदास नगर या पीलीभीत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सभी लोग कमेंट कर सकते बता सकते हैं कि महागीर जनजाति के लोग मुख्यतः किस जिले में निवास करते हैं। जल्दी कमेंट करें ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? बिजनौर में रहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस कौन सी जनजाति खरवार जनजाति की उपजाति नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बता देंगे एक बार। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर? कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति खरवार जनजाति की उपजाति नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बता देंगे। वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट चल रहे हैं क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अभी क्लास मिस कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम पास करना क्वेश्चन। आप सभी लोग एक बार सही से पढ़ लें क्वेश्चन और अच्छे से लगा लें क्वेश्चन, क्योंकि जितनी नॉलेज आपके दिमाग में होगी वो आपके काम ही आएगी, एग्जाम में काम आएगी क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की क्लास जरूर ले आया करें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा टॉपिक है क्वेश्चन जो आपके नॉलेज के लिए वेरी वेरी काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि जनजाति खरवार जनजाति की उपजाति है तो बनरोत, ऑप्शन नंबर नहीं है, बनरोत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बनरोत नहीं है, गोंजू है, मोझयाली है और पटबंदी है, तीनों है मगर बनरोत नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है? वाह, कितना गजब क्वेश्चन क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए किस जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई? लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बरेली, रायबरेली। इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट कर दें, क्योंकि आपके आज वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है। जनजातीय संबंध क्वेश्चन का चैप्टर 2 चल रहा है। तो इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने लखीमपुर खीरी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही गजब क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रे मोर तोर केकर, रे मोर तोर केकर ओकर आदि अनुनासिक ध्वनियों वाले शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इनने तो। कि रेम और तोर के कर ओकर आदि अनुसारी ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जौनसारी, राजी, महागीर या खरवार। तो कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर, बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर खरवार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बुक्श जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कि बुक्श जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बरगद, बबूल या पकड़ी या पीपल। तो बुक्श जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया पीपल ही करते हैं, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा इसका सही आंसर। थारू जनजाति के वर एवं वधु पक्ष की तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति के वर एवं वधु पक्ष की तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहते हैं? बदल प्रथा, पक्की पौड़ी, गठ जोड़, ये छेका। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर अगर आप जानते हैं। थारू जनजाति में अगर वर एवं वधु के पक्ष से अगर यानी कि रिश्ता हो जाता है, विवाह तय हो जाता है, तो उसे उस प्रथा को क्या कहा जाता है? थारू जनजाति में ये पूछा है। तो बदला प्रथा कहा जाता है, पक्की पौड़ी कहा जाता है या गठ जोड़ कहा जाता है, छेका कहा जाता है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन कि पक्की पौड़ी कहा जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कहा गया? पक्की पौड़ी, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? वाह वाह वाह, कितना गजब क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 12 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं।
वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कानपुर है, गोंडा है, गोरखपुर है, खीरी है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया गोरखपुर। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और जिन बच्चों ने सी ऑप्शन नहीं लगाया तो उनका आंसर थोड़ा सा गलत है ऑप्शन। तो अभी तलाश करेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, थारुओं द्वारा चावल से निर्मित मंदिर को क्या कहते हैं? निर्मित मदिरा, अच्छा मैं कह रहा मंदिर बना देगा। नेक्स्ट है, थारुओं द्वारा चावल से निर्मित मंदिरा को क्या कहते हैं? कलेवा, मिजनी, वेरी, जाड़। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर और बता देंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। थारुओं द्वारा चावल से निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, जाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी जाड़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? एक बार कमेंट करें, वंगड़, तराई, मैदानी, पठारी। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 बता दें एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तराई क्षेत्रों में। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे बताते रहें जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली बुक्ष जनजाति निम्नलिखित में किस देवी देवताओं की पूजा करती है? तो उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली बुक्ष जनजाति निम्नलिखित में किन देवी देवताओं? काली, दुर्गा, लक्ष्मी, महादेव, या इनमें इनमें इन सभी की। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर और बता देंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश निवास करने वाली बुक्ष जनजाति निम्नलिखित में किन देवी देवताओं की पूजा करती है? तो इसका क्वेश्चन सही आंसर आपने कमेंट किया, काली की भी करती है, दुर्गा लक्ष्मी करती है, महादेव की भी करती है, इन सभी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति निम्नलिखित में कौन सी है? भाटी, भोटिया है, भील है, बुक्शा है, जौनसारी है। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति निम्नलिखित कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए, एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट कर दो क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति निम्नलिखित में कौन सी है? एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सबसे जनजाति जो है सबसे जो प्रमुख पाई जाने वाली जनजाति भील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर भी होगा, भील जनजाति। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन खरवार ललितपुर, बुक्शा बिजनौर, माहीगिर बहराइच, या थारू बाराबंकी। तो सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बता देंगे ऑप्शन का सही आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हम। अच्छा, ये पूछा है कौन सा सम्मिलित है? तो खरवार ललितपुर ये सम्मिलित नहीं है ऑप्शन, ये भी सम्मिलित नहीं है, ये भी सम्मिलित नहीं है। तो बिजनौर, बुक्शा बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा वो बुक्शा बिजनौर, ध्यान रखना है। वेगा जनजाति तो वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर, जौनपुर। तो वेगा जनजाति उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, पूछा है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर है। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो अनुसूचित जनजाति मतलब होता है एससी, अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है? एससी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण बात है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, एससी और एसटी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी और अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी। तो ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा है क्वेश्चन। तो 1986 से 1987 में हुई थी। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कब हुई थी। 1987 से 88 में हुई थी, या 1988 से 89 में हुई थी, या 1989 90 में हुई थी। एक बार सही आंसर बताएं, क्वेश्चन 19 का सही आंसर क्या होने वाला। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। तो प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन है। अगर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है ऑप्शन। तो ध्यान रखने का क्वेश्चन 19 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निम्न में कौन सी जनजाति निवास करती है? माहीगीर, खरवार, या राज, या थारू। तो एक बार कमेंट कर दो, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निम्न कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका सही आंसर कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है कि माहीगीर, ऑप्शन नंबर सी इसका ए सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का 17 प्रश्न में क्या गलती हो गई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बुक्शा बिजनौर में ऑप्शन ध्यान रखना है, माहीगीर भी बिजनौर की है, बुक्शा बिजनौर की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में निम्नलिखित कौन सी जनजाति निवास करती है? जौनसारी, खरवार, राजी, माहीगीर। तो एक बार कमेंट करेंगे जौनपुर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया जौनसारी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कर्म की जाति का नृत्य है? एक बार कमेंट करेंगे थारू का है, खरवार का है, बुक्शा है, महागीर। तो कर्म की जनजाति का नृत्य है? एक बार कमेंट करेंगे
तो कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? थारू का है, खरवार का है, बुक्शा का, माहीगीर का? तो एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया खरवार। ऑप्शन जरूर आप मेरी क्लास को जरूर देखना, मिस मत कर देना। ऑप्शन सब्सक्रिप्शन भी आ रहा होगा इस टाइम। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा हो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को 29,58 से। ऑप्शन ज़्यादा नहीं है शुल्क। तो अगर आप ज्वाइन आ रहा होगा आप सभी के यूट्यूब चैनल, अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। ऑप्शन जितने भी हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके पास क्या क्या चीज़ मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन तो अगर आप सब्सक्राइब जरा ज्वाइन आ रहा होगा जिनमें सब्सक्राइब कर रखा है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। और क्या क्या सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है तो बात आपके सब नोट में लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए कि बुक्शा जनजाति उत्तर प्रदेश किस जनपद में निवास करती है? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया बिजनौर में करती है। कहाँ करती है? क्वेश्चन बुक्शा भी बिजनौर में करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कर्मा जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने बताया खरवार था, सही है, वेरी गुड। और ये भी आपने बताया उत्तर प्रदेश जौनपुर में जौनसारी है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर था। क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन 24 उत्तर प्रदेश में की 10 नई जनजातियों केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? तो उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? 2001, 2002, 2003, 4, 2003। तो क्वेश्चन नंबर 4 24 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? तो उसका आंसर हो जाएगा 2003 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो निम्नलिखित कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? थारू है, बुक्शा है, खरवार है, माहीगीर है? कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो निम्नलिखित कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन वेरी गुड, थारू से हो जाएगी। ध्यान रखना क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहरी जनजाति उत्तर प्रदेश किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र, खीरी, ललितपुर, मिर्जापुर? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि शहरी जनजाति उत्तर प्रदेश किस जिले में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन वेरी गुड, ललितपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करते रहे, पढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप मानती है? हाय हाय हाय, कितना गजब क्वेश्चन आया क्वेश्चन। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं इंतजार करूंगा सभी का आंसर का। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शहरी जनजाति है, वेगा है, या पहरिया है, थारू है? जल्दी कमेंट करें, उम्मीद है सारे बच्चे कमेंट करेंगे और सभी अच्छा आंसर कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहें क्वेश्चन, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, क्योंकि आपको हर चीज़ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉमर्स क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं है अभी तक वीडियो पर, तो क्वेश्चन एक बार लाइक कर दें प्लीज़, मेरी बात मानेंगे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, थारू हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने थारू बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, थारू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, माघ खिचड़ी गुड़िया, माघ खिचड़ी गुड़िया, वजहर, लोहोली आदि त्योहार निम्न में किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी? कितना अच्छा प्रश्न है कि माघ खिचड़ी गुड़िया, माघ खिचड़ी गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार निम्नलिखित में किन जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो थारू है, भोटिया है, जौनसारी है, राजी है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, थारू हो जाएगा इसका सही आंसर। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? थारू है, बुक्शा है, माहीगीर है, या खरवार है? तो इसका आंसर पीछे आपको दिखा देते को, मैंने कहा था कि महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ने जरूरी होते हैं क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसका जल्दी आंसर कमेंट करेगा, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन वेरी गुड, वेरी गुड, कौन सी है? माहीगीर है। माहीगीर जनजाति जो है जो इस्लाम धर्म को मानती है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। थारू जनजाति में दोपहर का भोजन क्या है? कलेवा, वेरी, मिजनी, या इनमें से कोई नहीं? वाह, इनका भोजन भी अलग अलग है क्वेश्चन, आप नहीं जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। तो थारू जनजाति में दोपहर का भोजन को क्या कहते हैं? तो एक बार कमेंट कर दें, एक बार जल्दी कमेंट करें। कलेवा कहते हैं, वेरी कहते हैं, मिजनी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे भी कमेंट करने से रहेगा जल्दी कमेंट कर दें और बता दें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन जल्दी कमेंट करने की कोशिश क्या करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर का मिजनी हो जाएगा। थारू जनजाति का में शिवलिंग बना होता है कागज पर, लोहे का, पत्थर का, वांस का? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कि थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? क्वेश्चन एक बार जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट कर दे। तो इसका सही आंसर वास्ट का बना होता है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो एक बार कमेंट करके बताएं कि हर प्रश्न समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, थम कर देंगे क्वेश्चन एक बार वीडियो को, तो थम करके बताएंगे मुझे, अगर बताएंगे समझ आएंगे एक बार कि सभी प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन। चलिए, कोई वीडियो ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन हर प्रश्न, क्योंकि ऐसा अगर आराम से पढ़ूंगा तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बाँस का होता है। जनजाति का शिवलिंग कैसा होता है? थारू जनजाति का शिवलिंग बाँस का होता है। तो बुक्स जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? मछली है, चावल है, गेहूँ है, या ए और बी दोनों? क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा बुक्स जनजाति का मुख्य भोजन। तो बुक्स जनजाति का जो मुख्य भोजन है क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जानते हैं मछली भी है, चावल भी है। तो ए और बी दोनों हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ए और बी दोनों कौन कौन से? मछली और चावल। तो इस बात का ध्यान रखना है, ए और बी दोनों हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। माहीगीर जनजाति ने किस धर्म को अपनाया था? तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो माहीगीर जनजाति ने किस धर्म को अपनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आप कमेंट कर दें, जल्दी बता दें और क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो माहीगीर जनजाति ने किस धर्म को अपनाया था? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, तो क्या हो जाएगा? इस्लाम धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। खरवाड़ जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो खरवाड़ जनजाति के मुख्य लोगों का भोजन क्या है? गेहूं है, चावल है, मछली है, ए और बी दोनों है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो खरवार का जो है वो क्या है? गेहूं और चावल है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, उसका मछली और चावल था, तो यहाँ पर आपको गेहूं और चावल लगाना है क्वेश्चन खरवार का। और बुक्शा का है मछली और चावल, ये बात भी ध्यान रखनी है। और आज का लास्ट प्रश्न है जनजाति से संबंधित क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति के लोग रिक्शा चलाने का काम भी करते हैं? बुक्शा है, माहीगीर है, खरवार है, थारू है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सी जनजाति के लोग रिक्शा चलाने का काम भी करते हैं। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया माहीगीर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे ये थे हमारे जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बने रहें, ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 और कृषि संबंधी क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन कृषि, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग देखेंगे और एक भी प्रश्न मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी स्टूडेंट तो मिस नहीं करेगा एक भी प्रश्न। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए चलेंगे कृषि संबंधित। तो जिसमें फसल भी पूछी जाएंगी, कौन सी फसल किस में आती है, जायद की, गेहूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। तो गेहूँ उत्पादन परसेंटेज वस्तु है, आम है, अमरूद है, इस बात का विशेष ध्यान रखना ऑप्शन कि कितने परसेंट क्या होता है। तो गेहूँ 35%, चावल 15%, गन्ना 48, आलू 44, दालें 45, ज्वार, बाजरा ज्वार 12, फल 21% होते हैं, आम 34.3%, अमरूद 37.6%, आंवला 66%, सब्जी 22%, दूध 18%, तोरिया और सरसों तो 19.0%। कृषि उत्पादन उत्तर प्रदेश स्थान, खाद्यान्न में प्रथम है, गेहूं में प्रथम है, गन्ने में प्रथम है, मक्का में द्वितीय है, सब्जियां में प्रथम है, पशुधन में प्रथम है, दुग्ध में प्रथम है, धान में द्वितीय है, कृषि उत्पादन में है ये स्थान। इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल कौन सी है? रबी फसल यह है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ध्यान रखना। अक्टूबर नवंबर बोई जाती है क्वेश्चन, ध्यान रखना कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि रबी जो फसल है कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और इस चना है, गेहूं है, जौ है, मटर है, सरसों है, तंबाकू है, तो बोई जाने वाली, ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन सी फसल है इसमें। और जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है रबी की फसल, तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, बात ध्यान रखना। अच्छा फैक्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें रबी फसल के अंदर कौन कौन से आते हैं? गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, तंबाकू, ध्यान रखना। खरीफ में ये अप्रैल और जुलाई में हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, सन, कपास तथा दलहन आदि आते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, सन, कपास कब बो जाती है? अप्रैल जुलाई में, और ये बो जाती है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट जाती है, अप्रैल जुलाई में बो जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। ये तो बो जा रही है अक्टूबर नवंबर में, ये काटी जा रही है खरीफ के अक्टूबर नवंबर में, ठीक, ध्यान रखना। ये बात ऐसी पकड़ लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ऐसी रबी की फसल होगी क्वेश्चन, रबी की, खरीफ की, जायद की हो गई। जायद की जून जुलाई में बोई जाती है, इसके अंदर फल, फूल, सब्जियाँ, खरबूज, तरबूजे, ककड़ी सब प्रकार के आते हैं। चावल की फसलें उगाई जाती हैं, विशेष प्रकार की चावल की फसलें उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें उत्पादित हों यह है, गेहूँ है, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, जो भी है, धान है, बाजरा है, मक्का है, चना है, अरहर है, गन्ना है, तंबाकू है, ये ऐसे चलेंगे क्वेश्चन। तो यही चीज़ है जो आपको पढ़नी है। फल उत्पादन है, केला है, संतरा है, लीची है, लखनऊ
ठीक है। फल पट्टी क्षेत्र है, माल मलिहाबाद, कौकेरी बख्शी, ठीक है, आम होते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ आपके क्वेश्चन इसमें रहेंगे क्वेश्चन इस पीडीएफ में। तो ऐसे ही हम देखते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे क्वेश्चन। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पे चलते हैं कि इसका महत्वपूर्ण फैक्ट कहाँ है जो हमें आप पढ़ना है वन लाइनर। तो ये है इसका वन लाइनर क्वेश्चन, एक बार इस पर ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान देंगे और पढ़ेंगे इसको कि वन लाइन फैक्ट क्या कह रहा है आज का। तो आज का वन लाइन फैक्ट आपके सामने है क्वेश्चन, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य की कुल आय में कृषि तथा पशुपालन द्वारा सर्वाधिक 41.5% योगदान प्राप्त होता है। ध्यान रखना। देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश में आम, आलू, गन्ना आदि प्रमुख फसलें हैं। आम है, आलू है, गन्ना है, ध्यान रखना। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की फसल अप्रैल जुलाई में बोई जाती है। जायद की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। गेहूँ, देश के गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जहाँ देश का लगभग 35% गेहूँ होता है। गन्ना उत्पादन में दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद आदि में बड़े पैमाने पर केला उत्पादन किया जाता है। कहाँ केला? वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद में बड़े पैमाने पर। लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम मुख्य रूप से उत्पादित होता है। ध्यान रखना। आम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरा पैदा होता है। जहाँ सहारनपुर जनपद में फलपट्टी का नाम आम है। फलपट्टी का नाम क्या है सहारनपुर जनपद में? आम। प्रतापगढ़ जनपद में फलपट्टी का नाम आम आमला है। बदायूं जनपद में फलपट्टी का नाम अमरूद है। ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे वन लाइन वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। क्वेश्चन वेरी वेरी, एक भी प्रश्न छोड़ने का नहीं है। आप मेरी बात मानेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी प्रश्न हमारे छोड़ने का नहीं है जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? वाह, बताओ कितना मोस्ट क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया आप सर आपसे कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो 18 जून 2004 से, 18 जून 2003 से, 18 जून 2002 से, 18 जून 2001 से। सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जून 2001 से। अगर आपने डी लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? एक बार कमेंट कर दें कि उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की। क्वेश्चन एक भी प्रश्न मिस मत करना, मेरी बात मानना, अच्छे सारे क्वेश्चन लगाना, बिल्कुल एमबी बचा कर रखा करो क्वेश्चन पढ़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1992 में। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर कम भूमि वालों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। महोबा में, अलीगंज में, अलीगंज, ऑप्शन अलीगंज हमारे जहाँ हम जाते रास्ते में पड़ता है। बाबूगढ़ में, ये बोल अलीगंज नहीं होगा, ये खुशरूबाग में। तो एक बार कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। जो बच्चे भी कमेंट करने से रहेगा जल्दी कमेंट करें कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो उत्तर प्रदेश में बाबूगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम किस किस्म का उत्पादन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम किस किस्म का उत्पादन होता है? दशहरी और चौसा, दशहरी और नीलम, अल्फाशो और नीलम, चौसा और अल्फाशो। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है दशहरी और चौसा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? धान है, मक्का है, गेहूं है या गन्ना है? तो एक बार कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वो गन्ना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? वाराणसी, प्रतापगढ़, देवरिया, मलिहाबाद, लखनऊ। तो दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, बताइए किस स्थान का है? तो किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? एक बार कमेंट कर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, मलिहाबाद लखनऊ का है। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा मलिहाबाद लखनऊ। तो दशहरी आम किस स्थान का प्रसिद्ध था? तो मलिहाबाद लखनऊ का है। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में उपजाऊ है? रबी, खरीफ, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ सरसों की कृषि किस मौसम की उपजाऊ है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर तो सरसों की लहर रबी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो रबी की यानी कि जब आपकी गेहूं बोई जाती है, जब आपकी सरसों बोई जाती है, उसे ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में से किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? चावल, जौ का, बाजरा का, दलहन का? एक बार कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का
भारत में अग्रणी उपजाऊ है चावल का, जौ का, बाजार का, दलहन का। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। जो बच्चे अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं सभी लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। एक भी प्रश्न मिस करने का नहीं है क्वेश्चन, आराम से देखते रहें वीडियो को, कोई प्रश्न मिस मत कर देना, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है आपका। तो उत्तर प्रदेश में निम्न किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादन है? तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया जौ का, ऑप्शन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा जौ। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, महत्वपूर्ण प्रश्न था। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो गेहूं है, गन्ना है, आलू है या दलहन है? एक बार कमेंट करें कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल आलू, गेहूं, दलहन, गन्ना। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो नकदी फसल के रूप में जो जानी जाती है वो गन्ना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? गन्ना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आप भी कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा लेट कर रहे हैं, जल्दी कमेंट कर दिया करें। अमरूद उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? आगरा इलाहाबाद, इलाहाबाद देहरादून, इलाहाबाद सहारनपुर, आगरा देहरादून। तो अमरूद उत्पादन के लिए निम्न में कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो अमरूद उत्पादन के लिए इनमें कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी कमेंट करने से रह गए हैं, जो सही आंसर नहीं बताया, एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर होगा आगरा इलाहाबाद। वेरी गुड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है? जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्वेश्चन जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट कर दें। तो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर बताएंगे 1 मई 1960, 1 मई 1951, जून 1975, 1 मई 1920। तो सही आंसर आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं, एक बार जल्दी कमेंट करें कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? इससे तेज नहीं कह सकता ऑप्शन, बहुत तेज चल रहा हूँ, इससे जल्दी नहीं हो सकता। कभी आप लोग और सोचो कि और तेज चलें, बट नहीं हो सकता इससे तेज क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर डी होगा। 1 मई 1920 को हुई थी कृषि विभाग की स्थापना, 1 मई 1920, 1 मई 1920, 1 मई 1920। ध्यान रखेंगे कृषि विभाग की स्थापना 1 मई 1920 को हुई थी। वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्टर क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चल। तो निम्नलिखित फसल समूह में से किस में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणीय है? गेहूँ, जौ, मूंगफली, गन्ना। जौ, गन्ना, सरसों, गेहूँ, चना, गेहूँ, सरसा, गन्ना, चना, गेहूँ और जौ, गन्ना। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में किस फसलों में समूह में, ये आपको फसलों का समूह दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश में सबसे अग्रणी हैं। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जो गन्ना, गेहूं, सरसों, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? ज्वार है, मक्का है, धान है, गेहूं है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। जल्दी कमेंट करें कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है जो खाई जाती है? तो ज्वार है, मक्का है, धान है, गेहूं है? जल्दी कमेंट करें खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है गेहूं है, जो सबसे अधिक खाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा है? सोयाबीन है, तिल है, मूंगफली है, सरसों है? एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा है? सोयाबीन, तिल, मूंगफली या सरसों? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया सरसों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर चाहिए जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर? सही आंसर कमेंट करेंगे जल्दी क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन पूछा है, जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं। एक भी प्रश्न मिस ना हो जाए क्वेश्चन धोखे से भी। जो लोग हमारे साथ नहीं आए हैं उनसे कह दीजिए कि एक बार उत्तर प्रदेश की वीडियो जरूर देख लें। 10 टॉपिक कंप्लीट करूंगा आज, 3 टॉपिक और बाकी हैं क्वेश्चन अभी। तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? जूट है, गन्ना है, कपास है, तिलहन है? वाणिज्य फसल पूछी है उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, वाणिज्य फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रहेंगे जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर अपने कमेंट किया गन्ना हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधी किसान हित योजना कब शुरू की थी? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन हो जाए, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, इसे महत्वपूर्ण कर लेना। क्वेश्चन 19 को वेरी महत्वपूर्ण कर लेना। क्वेश्चन 19 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे जरा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार भूमि संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया 2007-8 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 2007-8। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। महोबा में, मलिहाबाद में, बाबूगढ़ में या खुशरूबाग में। एक बार कमेंट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया महोबा में। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। वह कौन सा कृषि संस्थान है जिसमें उत्तर प्रदेश की कृषि नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम को तैयार किया। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कि वह कौन सी कृषि संस्थान है जिसमें उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम को तैयार किया। आचार्य नंदेव कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय। एक बार प्रश्न को पढ़ लें और सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान रखना ऑप्शन। अमरूद उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जिला कौन सा है। इलाहाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, कानपुर। अमरूद एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा अमरूद का उत्पादन सबसे अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, क्वेश्चन 22 का हो जाएगा इलाहाबाद, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रदेश में तंबाकू की कृषि निम्न किस लिए की जाती है। खाने तथा हुक्के पीने के लिए, सिगरेट निर्माण या निर्यात हेतु, या शीरा उत्पादन करने के लिए। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो प्रदेश में तंबाकू की कृषि निम्नलिखित में किसके लिए की जाती है। तो इसका सही आंसर खाने तथा हुक्का पीने के लिए, खाने में भी यूज किया जाता है तंबाकू। ऑप्शन ध्यान रखना, खाने तथा हुक्का पीने में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ए होगा। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किन जिलों में होती है। बाराबंकी, गाजीपुर, पीलीभीत, ए और बी दोनों। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किन जिलों में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है बाराबंकी और गाजीपुर, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाराबंकी में भी होती है, गाजीपुर में भी होती है, ए और बी दोनों आंसर सही है कि अफीम की खेती बाराबंकी और गाजीपुर में होती है। ध्यान रखना ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मक्का, तोरिया, गेहूँ, धान, मक्का, गेहूँ, कपास, गेहूँ, मूंग, या मूंग, आलू, गेहूँ। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लें कि कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मक्का, तोरिया, गेहूँ। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन। तो मक्का, तोरिया, गेहूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं जो हमने कृषि कर लिया, जनजाति कर लिया, जनगणना कर लिया। 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 टॉपिक और 6 टॉपिक आज मुझे कंप्लीट कराने हैं ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। सिंचाई परियोजना संबंधी क्वेश्चन चलेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 हमारा चल पड़ा है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है सिंचाई परियोजना। आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं तो आप बिल्कुल निश्चित होकर हर चीज़ भूल जाए। कोई किसी का साथ नहीं देता है लाइफ में, ये लाइफ खुद अकेले काटनी होती है क्वेश्चन। अपने फ्यूचर को सोचें, अपने फ्यूचर में क्या करना है क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो कुछ नॉलेज जरूर आएगी आपके दिमाग में क्वेश्चन। कुछ नॉलेज नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें, ठीक है क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको हिंदी के प्रश्न भी प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन आज। तो हिंदी के प्रश्न भी देखने हैं आपको, बस पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन। कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने है। कुएं की सिंचाई, नहरों से सिंचाई ये है, मुख्य सिंचाई परियोजना ये है क्वेश्चन। तो यही सब चीज़ आपके यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी मुख्य सिंचाई, रिहन बांध क्या है, कौन सा बांध क्या है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके यहाँ कराने वाला हूँ मैं। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, आप भी कोई प्रश्न मिस मत कर देना, ठीक है। अच्छे देखना हर प्रश्न के बारे में कि कौन सी योजना कहाँ पर यूज होती है और कहाँ तक चलती है। तो इसका जो महत्वपूर्ण 1 लाइन फैक्ट है उसे देख लेते हैं एक बार। यह है कि महत्वपूर्ण 1 लाइन फैक्ट जो काफ़ी अच्छा है। तो पहला प्रश्न है कि सिंचाई की सुविधा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। सिंचाई की सुविधा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। नहरों द्वारा 20.9% से अधिक सिंचाई की जाती है। राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध की ऊंचाई 91 मीटर है। उत्तर प्रदेश के रामगंगा बांध 1978 की ऊंचाई 128 मीटर है। उत्तर प्रदेश के आगरा नहर का उद्गम स्थल ओखला यमुना नदी है। तो ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की केन नहर का लाभांवित जिला बांदा है। उत्तर प्रदेश का अर्जुन बांध नहर का उद्घाटन स्थल निकट चरखारी हमीरपुर अर्जुन नदी है। उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा बांध नगर का उद्घाटन उद्गम स्थल चकिया वाराणसी चंद्रप्रभा नदी है।
उत्तर प्रदेश के राजस्व मंडल तथा जनपद मेरठ है और मेरठ की नहर की कुल लंबाई 758.10 किलोमीटर है। पीलीभीत जनपद की नहर की लंबाई 791.01 किलोमीटर है। उन्नाव जनपद की नहर की लंबाई 1868.99 किलोमीटर है। वाराणसी जनपद की नहर की लंबाई 306.20 किलोमीटर है। देवरिया जनपद की नहर की लंबाई 411.0 किलोमीटर है। राजघाट बांध परियोजना से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले लाभान्वित है। प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की परियोजना कम से कम 5% भूमि पर भूजल रिचार्ज जलाशय अनिवार्य है। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। क्वेश्चन अब क्वेश्चन शुरू होंगे। जो हमारे पहले प्रश्न आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, एक भी प्रश्न मिस मत कर देना। 25 प्रश्न इसे PDF में है क्वेश्चन। इसके बाद में जलवायु के 16 प्रश्न आपके साथ में, फिर वन संपदा के 35 प्रश्न आपके सामने होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहे क्वेश्चन, एक दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, टेंशन किसी बात की नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुखता के साथ धान की सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी? तो मैनपुरी है, इटावा है, बिजनौर है, मेरठ। तो पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले में सम प्रमुखता के साथ धान की सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एक बार कमेंट करके बताएं। तो मैनपुरी है, इटावा है, बिजनौर है, मेरठ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया कि क्या हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर है? 120.23 लाख हेक्टेयर, 123.33 लाख हेक्टेयर, 128.45 लाख हेक्टेयर, 130.85 लाख हेक्टेयर। तो उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है 130.85 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अगर नहीं पता तो आंसर देखते रहें, एक भी प्रश्न मिस ना करें क्वेश्चन। सॉरी, यही कहना चाहूँगा आपसे, बस जबरदस्ती नहीं करूँगा किसी बात की। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम चले जाएँ तो जा सकते हैं बेझिझक, बट मैं तो चाहता हूँ कि आप हर प्रश्न को देख कर जाएँ, ठीक है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, इससे ऊपर वाले प्रश्न का सही आंसर मैंने बताया 130.85 लाख हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित किसी साधन द्वारा होती है? नलकूप, कुएं, नलकूप, तालाब, नहर या अन्य स्रोत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो सर्वाधिक जो होती है वो कुएं और नलकूप द्वारा ही होती है, ऑप्शन नहर द्वारा नहीं होती सर्वाधिक, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की शुद्ध सिंचित भूमि का कितने भाग नलकूपों से सींचा जाता है? तो 66.7 या 71.5 या 70.2% या 80.3%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट कर दें, जल्दी बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित भूमि का कितने भाग नलकूपों से सींचा जाता है? तो सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है 71.5%, 71.5% का सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, लाल लक्ष्मी बांध केन नदी पर है, यानी मोधा बांध। इसमें पूछा क्या है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मोधा बांध बिरमा नदी पर है, पथराई नदी पर है। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बाकी सभी सही है, ऑप्शन नंबर वी सही नहीं है ऑप्शन। तो रानी कैन नदी पर नहीं, तो कमेंट करके बताएं कहाँ है ऑप्शन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि रानी लक्ष्मी बांध कौन सी नदी पर है। फिर बाकी सभी बांध सही है ऑप्शन, तो बात ध्यान रखेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर वी ही गलत है। तो इसके बारे में कमेंट करके बताएं अगर कोई बच्चा जानता है तो। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1928, 1930, 1948, 1952। सही आंसर कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बहुत ही गजब क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जल्दी कमेंट करेंगे तो सही आंसर लगेगा कि हाँ कि वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर सही आंसर आप कमेंट कर दें एक बार जल्दी, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, इसका सही आंसर 1928 में। तो ध्यान रखेंगे अच्छा। नेक्स्ट, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो शारदा, यमुना, गोमती, घाघरा। तो शारदा नहर
प्रणाली का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस नदी पर किया गया? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर शारदा पे ही किया गया, वेरी गुड। आगरा नहर दिल्ली के समीप ओखला नामक स्थान से किस नदी से निकलती है? तो आगरा नहर दिल्ली के समीप ओखला नामक स्थान पर किस नदी से निकलती है? घाघरा, यमुना, गंगा, चंबल। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 9 का सही आंसर। तो आगरा नहर दिल्ली के समीप ओखला नामक स्थान से किस नदी से निकलती है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो घाघरा है, यमुना है, गंगा है, चंबल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया, यमुना नदी से निकलती है। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहा है? सम्मिलित करना है क्वेश्चन। मोती बाल्टी, बेलन, मोशा, कहंद, बेतवा, करमनाश या बेजावा वहीवा। खैर आप उत्तर प्रदेश के आगे मामला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो माता टीला तो हो जाएगा बेतवा। तो माता टीला को तो आप सभी लोग जानते हैं, बेतवा हो जाएगा। तो मूषा, कहंद, कर्मनाशा हो जाएगा, वेरी गुड, तेहिश। और काटी हो जाएगा रामगंगा, वेरी गुड। और मेजा हो जाएगा विलन। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 2341, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो इसका आंसर सही है। ऑप्शन स्क्रीन शॉट ले लेना। बांध का नाम है, नदी पर है। ऑप्शन ध्यान रखना, कौन कौन से बांध कौन कौन सी नदी पर है पूछा है। तो ये हमारा वेरी गुड आंसर है, 2341 सही आंसर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी बेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित नदियों के नाम दिए गए हैं, सही जोड़ा बनाइए। तो रिहंद परियोजना, रामगंगा नदी, रानी लक्ष्मीबाई योजना, बाण गंगा नदी, और बाण गंगा परियोजना, सोन नदी, रामगंगा परियोजना, बेतवा नदी। तो इसकी क्या बनाना है आपको? ये भी सम्मिलित करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सम्मिलित करना है, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन सम्मिलित करना। तो चलो करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है सम्मिलित करने को, तो रिहंद नदी हो जाएगी ऑप्शन सोन, ऑप्शन नंबर सी। और रानी लक्ष्मीबाई बांध हो जाएगा रामगंगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 3-1, तीन तीन नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 3-1 नहीं होगा क्वेश्चन। तो पहला हो जाएगा, आप लोग जानते हैं सर, रिहंद परियोजना हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 का रिहंद परियोजना हो जाएगी पहली सोन, सही है। दूसरी हो जाएगी बेतवा, सही है, सही है बच्चों। तीसरी हो जाएगी बाणगंगा, सही है। और रामगंगा हो जाए रामगंगा नदी, ठीक है ये था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34-21, 34-21, यानी पहला 3 है, दूसरा 4 है, और तीसरा 2 है, और चौथा पहला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अच्छा अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बता दें मुझे कि गोविंद वल्लभ परियोजना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएंगे और बताएंगे क्या होने वाला क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे जानते भी हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा पीपली सोनभद्र, ऑप्शन ध्यान रखना है, गोविंद सागर परियोजना पीपली सोनभद्र में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी यमुना नदी नहर फैजाबाद में, नरोरा में है, चक्री में है, इसे भी सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए सम्मिलित करते हैं। तो पूर्वी गंगा हो जाएगा फैजाबाद में ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजाबाद। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। और बाणगंगा बैराज है सोरठगढ़ बस्ती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्जुन बांध नगर चक्री हमीरपुर, सही है, बी हो जाएगा। निचली गंगा नरोरा बुलंदशहर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 31-24। अगर आपने 31-24 बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का चौथा। तो ध्यान रखना है 31-34, अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है 31-34। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपके सामने आंसर है, क्वेश्चन है, सब कुछ है आपके सामने, तो आप इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस परियोजना पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहर द्वारा सिंचित होता है? तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया 19.63%, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। देशों में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। तो देशों में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है।
तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस नहर का खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? छपरा, सपरार नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर, चंद्रप्रभाग नहर, बांध नहर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी कमेंट करें कि उत्तर प्रदेश में किस नहर पर खातिमा खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया शारदा नहर। वेरी गुड। जो बच्चे अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो नींद आने लगी है, क्वेश्चन कमेंट करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं हम लोग। और जो स्टूडेंट ने अभी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुँचने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दें। जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हर व्यक्ति 5-5 लोगों को वीडियो जरूर शेयर किया करें। क्वेश्चन सभी को फायदा होना चाहिए, तो ये आपका ठीक है कर्तव्य बनता है। तो वेतमा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो वेतमा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर दे। राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? गंडक परियोजना, सिंगरौली परियोजना, नरोरा परियोजना, अरिहंत परियोजना। तो निम्नलिखित में किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन। सभी को देख रहा हूँ, सभी कमेंट आपको देख रहा हूँ बहुत अच्छे से कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा हो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन, जो लोग आए और चले गए, उनसे लाख गुना बेहतर हैं आप लोग, ठीक है? पढ़ लो, मैं तो यही कहूँगा क्वेश्चन, और शुरू से देखा करो, बिल्कुल जैसे ही वीडियो शुरू किया करूँ मैं, जैसा 8 बजे हमने अपनी क्लास है तो 8 से 10 पढ़ाता हूँ आपको। तो आप लोग ना एक एक चीज़ों को बारीकी से समझा करो क्वेश्चन, क्योंकि ये ना गोल्डन चांस है। आप लोगों ने अगर खो दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है क्वेश्चन, एक एक चैप्टर को रोज पढ़ा करो, ठीक है? अगर जैसे पहले बड़माला पढ़ी, उसे फिनिश करो, फिर उसका एक्सरसाइज लगाओ, फिर संज्ञा सभ्य पढ़ी या तत्सम तत्व पढ़े या कुछ भी पढ़ा क्वेश्चन आपने, पहले टॉपिक को कंप्लीट करो क्वेश्चन। जैसे आपसे सपोज करो कोई चीज़ पूछ लेता है कोई भी, कि वाक्य कितने होते हैं, या रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, रस कितने होते हैं, ठीक है? रस का स्थायी भाव यानी करुणस का स्थायी भाव क्या है, या छंद कितने होते हैं, मातृ छंद किसे कहते हैं, और मातृ छंद के अंदर कौन कौन से सम्मात्र यानी मातृ छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ ना सब क्या है, एक बार ना टॉपिक को क्लियर कर लें आप लोग, ठीक? क्लियर करने के बाद ना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ध्यान रखना क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ कि आप लोग अगर सभी चीज़ों को क्लियर कर लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आनी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया था, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या था? गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या था? गंडक परियोजना था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन 20 का आंसर बताएंगे कि हथनी कुंड विराज, नया ताजेवाला विराज, जो कि यमुना नदी पर स्थित है, कितने राज्यों संयुक्त परियोजना है? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 20 का सही आंसर। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेवाड़ी बांध का समीपवर्ती नगर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप कमेंट करें। तो नेवाड़ी बांध का समीपवर्ती नगर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया सोनभद्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। गंडक नदी से कौन से जिले या स्थान लाभान्वित हो रहे हैं? गोरखपुर, देवरिया, महाराजागंज, महाराजगंज, उपयुक्त सभी। तो एक बार कमेंट करें, गंडक नदी से कौन से जिले स्थान लाभान्वित जिन्हें लाभ मिल रहा है? ऑप्शन तो गोरखपुर है, देवरिया है, महाराजगंज है, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हैं। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, तो 4 हो जाएंगे ऑप्शन, ध्यान रखो तीनों। तो उपयुक्त सभी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेरठ जनपद की नहर की कुल लंबाई कितनी है किलोमीटर में, बतानी है। तो मेरठ जनपद की नहर की कुल लंबाई वो बता रही है क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर अपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, 758.10 किलोमीटर। तो मेरठ जनपद के नहर की कुल लंबाई 758.10 किलोमीटर। मुरादाबाद राजस्व मंडल में कितने जनपद हैं? तो मुरादाबाद राजस्व मंडल में कितने जनपद है? 3 है, 5 है, 4 है, 2 है। तो एक बार कमेंट कर देंगे मुरादाबाद राजस्व मंडल में कितने जनपद हैं? तो एक बार कमेंट करें। तो मुरादाबाद राजस्व मंडल में कितने महाजन यानी जनपद है? तो 4 जनपद हैं। तो इस बात को ध्यान रखना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद कानपुर राजस्व मंडल में सम्मिलित नहीं है? इटावा या कन्नौज और उन्नाव, औरैया। तो बताएंगे कौन सा जनपद कानपुर राजस्व मंडल में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर अपने कमेंट किया, फिर उन्नाव हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? उन्नाव हो जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, क्या हो गया है, नेट प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन कभी कभी, कोई नहीं क्वेश्चन अभी देखते हैं।
तो ध्यान रखना है कानपुर राजस्व मंडल में ये सम्मिलित नहीं उन्नाव है, बाकी ये इटावा कन्नौज और रैया है शामिल, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जलवायु संबंधित क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए आप लोगों से। जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो क्वेश्चन, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। जलवायु संबंधित प्रश्न पूछे हैं तो इसके बारे में सही से पढ़ेंगे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे क्वेश्चन। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में 3 ऋतु होती हैं, शीत ग्रीष्म वर्षा। इसके बारे में क्वेश्चन शीत ऋतु कब होती है, नवंबर माह में होती है। यहाँ चलता तापमान कितना होता है, ये बात भी आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होती है, मध्य जून तक चलती है, ध्यान रखना ग्रीष्म। शीत ऋतु आपको हवा चलती है, वर्षा ऋतु भी आ गई इसमें, वर्षा के नहीं के बराबर होती है ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा ऋतु आ गई जून में तीसरे पे चौथे सप्ताह में होती है, ध्यान रखना। हवाई वर्षा ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश जलवायु प्रदेश, ये आ गए क्वेश्चन। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, हर चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ है। चलो इसके महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या होता है क्वेश्चन देखेंगे इसके महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन, मैं आपको वो सब चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय तथा मानसूनी है, पहला क्वेश्चन। कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है तथा मानसूनी। राज्य में औसतन तापमान जनवरी से 12.50 डिग्री सेंटीग्रेड से 17.50 यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। चलो, राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। शीतकाल में कड़ाके की ठंड पड़ती है, वेरी गुड। ये फैक्ट सबसे मस्त दिया है क्वेश्चन उन्होंने, ठीक है। वो हो भी रहा है क्वेश्चन, ये तो जीता जागता आपके सामने ऑप्शन है कि कड़ाके की ठंड पड़ती है, वाकई वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन। शीत ऋतु नवंबर माह से शुरू हो जाती है। प्रदेश में दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी भागों में शीत ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड से औसत तापमान 13 डिग्री 3 सेंटीग्रेड रहता है। दिसंबर तक जनवरी माह में कभी कभी पाला पड़ता है। वाह, पाला आप रोज ही पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये तो कभी कभी कह रहे हैं रोज पढ़ रहे हैं। वर्षा रवि की फसल के लिए विशेष लाभप्रद है, ठीक है। रवि की फसल की मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के मात्रा 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। मई में तापमान सर्वाधिक हो जाता है, कई नगरों में तापमान 4 डिग्री से 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण बड़ा ही आसान है। संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% भाग जुलाई और अगस्त माह में प्राप्त होता है। किसी वर्ष किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में इतनी अधिक वर्षा होती है कि भयंकर बाढ़ आ जाती है। बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं। पर्वतीय वर्षा उस समय होती है जब मानसूनी हवाएं हिमालय पर्वत को पार करने के प्रयास में ऊपर उठ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश क्षेत्र में उत्तरी शाहजहाँपुर, सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र इटावा व दक्षिण भाग जालौर, हमीरपुर, बांदा, झांसी है। याद रखना है ललितपुर जिले सम्मिलित हैं। प्रदेश में वर्षा केवल 3-4 महीने तक होती है तथा वर्षा का शेष भाग शुष्क ही रहता है। किसी वर्ष वर्षा कम हो जाने के कारण सूखा पड़ जाता है तो किसी वर्ष अधिक वर्षा में बाढ़ आ जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तराई, पूर्वी, पश्चिमी। एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखना है। जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं एक बार उनसे बता देना कि आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो जरूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद है। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है पश्चिमी गंगा मैदान। तो ध्यान रखना है तापमान सबसे कम रहता है पश्चिमी गंगा मैदान। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने % वर्षा होती है? तो एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर 75 से 85, 65 से 70, 70 से 75। ये क्वेश्चन कल भी आया था क्वेश्चन, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। सही आंसर आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखी उन्हें नहीं पता होगा क्वेश्चन, और जिन्होंने वीडियो देखी उन्हें पता होगा वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने % वर्षा होती है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो 75 से 85 अगर आपने बताया है तो सही आंसर है। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु भागों में विभाजित किया गया है? तो वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? 3, 2, 4, 5। एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा 2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिम या दक्षिणी भाग। एक बार कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यतः यानी वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है, जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, बंगाली खाड़ी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी गंगा मैदान है, पश्चिमी गंगा मैदान है, मध्य गंगा मैदान है, तराई क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट करें, एक बार बताएं मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन, अगर आपको पता है जल्दी कमेंट करें। वेरी गुड क्वेश्चन, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, गजब, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे, एक दिन सिलेक्शन पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इस बार सिलेक्शन पक्का है क्वेश्चन, आप तैयारी करें, करो तो सही। तो तराई क्षेत्र का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर कम हो जाता है? ये प्रश्न कल भी आया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो जरूर कमेंट करेंगे आप। तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर कम हो जाता है? तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कल भी यही था ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? बागपत, इटावा, बरेली, हाथरस। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? वाह वाह वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बरेली चले जाना क्वेश्चन, सबसे कम गर्मी होती है तो ध्यान रखना बरेली जाना पड़ेगा आपको अगर गर्मी कम लगेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये पूछा है, एक बार कमेंट करें 8 का क्वेश्चन का सही आंसर। तो पूर्वी गंगा मैदान है, पश्चिमी गंगा मैदान है, मध्य गंगा मैदान है, तराई क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश सबसे कम वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर, मथुरा, मेरठ, आगरा। वेरी गुड, कल का प्रश्न है, आपने देखा होगा वीडियो, जरूर आंसर कमेंट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? मथुरा में होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश जलवायु निम्नलिखित किस प्रकार की है? शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, गर्म। एक बार कमेंट करें, अभी क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको, इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो इस प्रश्न का जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। राज्य में जनवरी में औसत तापमान कितना रहता है? क्वेश्चन लगभग 1.5 घंटा, बोलते बोलते हो चुका है मुझे, ठीक है क्वेश्चन, 1 घंटा 30 मिनट काफ़ी समय हो चुका है ये बोलते बोलते, वो मुझे पता है कि मैं कैसे बोलता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। रोज़ के 2 घंटे आपको बोलना है लगातार, अगर आप कभी बैठ कर बोलोगे ना तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। और तुम बस आंसर भी कमेंट नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते यार, बहुत अजीब गरीब बात है आप लोगों की। मैं तो खुद सोचता हूँ यार कभी कभी कि बताओ ऐसे लोग भी है दुनिया के अंदर कि जो एक बार आंसर देख भी नहीं सकते ना सुन सकते क्वेश्चन, बताइए। बस जल्दीबाजी में आते हैं और बस पढ़ाओ 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 और वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे कैसे हो जाएगा आपका बेड़ा पार क्वेश्चन। मुझे लगातार 1.5 घंटा तो हो चुका है लगभग बोलते बोलते, अभी पता नहीं कितना टाइम और लगे। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, तो आप तो इस बात को नहीं समझ पाओगे अभी, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा दिल जानता है कि हम कैसे मेहनत करते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्वेश्चन, अपने माँ बाप के चेहरे को सामने रखकर, अपने अरमानों को सामने रखकर, अपनी ख्वाहिशात को सामने रखकर जब पढ़ा करो क्वेश्चन, देखा करो ये दुनिया कुछ नहीं देगी आपको, कुछ नहीं देगी। बहुत कुछ सोचा होगा तुमने बट कुछ नहीं मिलता है दुनिया के साथ जुड़कर। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी लाइफ को, फ्यूचर को बदलो, ठीक है क्वेश्चन। अगर अपने फ्यूचर को आपने पढ़ लिया अच्छे से और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संवर लिया आपने, बस ये कुछ गोल्डन चांस आपकी ज़िंदगी में आई है, 32 दिन का समय है। ये 32 दिन, ये वो दिन है क्वेश्चन जो आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे क्वेश्चन। आप लोग सब मैच्योर हो, जानकार हो, बच्चे नहीं हो, तो अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, हिंदी का टॉपिक रोज़ पढ़ा करो, एक टॉपिक उसके बारे में क्वेश्चन लगाया करो। फिर अगर बुक नहीं है तो बुक परचेज कर लीजिए, क्वेश्चन खरीद लीजिए एक आध बुक, ठीक है, पढ़िए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और रीजनिंग में तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करिए और चैप्टर पे चैप्टर पढ़िए। रीजनिंग रीजनिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए,
तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो चलिए, तो इसका सही आंसर है 12.50 डिग्री से 17.50। तो क्वेश्चन ये बताया था मैंने आपको कि जनवरी में औसत तापमान कितना होता है, तब 12.5 से यानी 12.50 से 17.50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतु होती है, तो आपको बस भी पता है ऋतु 3 प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने सही है क्वेश्चन, नहीं होती उत्तर प्रदेश ऋतु कितनी, ग्रीष्म शीत और उष्ण, ठीक है, वर्षा। ग्रीष्म शीत और वर्षा 3 ही प्रकार की ऋतु होती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। शीत ऋतु कब से शुरू होती है, एक बार कमेंट कर दीजिए। दिसंबर से, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से शीत ऋतु कब से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो शीत ऋतु नवंबर से होती है क्वेश्चन, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कब होता है, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कब होता है, मई में होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, चक्रवाती वर्षा क्यों क्या होती है, चक्रवाती वर्षा क्यों होती है, एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर चक्रवातीय वर्षा क्यों होती है, जो चक्रवातों अथवा तूफानों के कारण या अधिक सर्दी के कारण, अधिक गर्मी के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट करें क्वेश्चन जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट, चक्रवाती तथा तूफानों के कारण होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान कितना होता है, 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री और 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा 12 डिग्री से 14। क्वेश्चन ये थे हमारे जीएस के वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन। 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन सॉरी 6 नहीं हो पाएगा क्योंकि हिंदी की थोड़ा क्वेश्चन मुझे करानी है आज, तो हिंदी पढ़ेंगे क्वेश्चन आज, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो हिंदी ना पढ़े, क्वेश्चन अच्छे से बनाए रहे मेरे साथ, एक चैप्टर क्लियर करेंगे या कोई प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे क्वेश्चन, देखते हैं हिंदी का हम क्या करते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो बने रहे मेरे साथ, ऐसे पढ़ते रहेंगे। बच्चों की काफ़ी डिमांड के बाद तत्सम तद्भव देश विदेश वर्ड लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, और मैं आज अब इस वीडियो में आपको सिर्फ तत्सम और तद्भव की पहचान बताने आया हूँ, ठीक है क्वेश्चन। तत्सम एवं तद्भव देश एवं विदेश इन शब्द की पहचान बताएंगे हम आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तत्सम, तो तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, यानी कि उसके समान, यानी संस्कृत शब्दों के समान शब्द जो होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जो संस्कृत के समान होते हैं। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, आज उन्हें उसी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो वो तत्समी शब्द कहलाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उन्होंने कहा है कि हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज उसी के रूप में उसका प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अग्नि है, सूर्य, वायु है, सूर्य है, पुत्र है और आदि हैं, ये सब हमारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, और ये आज हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि तो तत्सम शब्द हैं जो हिंदी में ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तद्भव का मतलब होता है तद प्लस भव, तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव, और तद्भव का मतलब उससे होकर, उससे क्या, यानी कि संस्कृत से अलग होकर, संस्कृत से अलग होकर या परिवर्तित होकर, संस्कृत से अलग होकर या परिवर्तित होकर जो शब्द बनते हैं, यानी जो शब्द बने हैं, ये लिखा है कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप भी तद्भव कहलाता है, संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तो संस्कृत शब्दों में परिवर्तित होकर बने शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, तो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसा कपूर है, तो संस्कृत में कपूर का ही परिवर्तित रूप है, तो कपूर रा की मात्रा आ जाएगी, तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसे बना हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये बना हुआ है तो ये संस्कृत का है, अगर ये बना दिया है तो ये हमारा हिंदी का वर्ड है। मगर जो शुद्ध वर्ड माना जाता है वो शुद्ध वर्ड ये है, संस्कृत का जो रूप होता है वो शुद्ध वर्ड मानते हैं, ये संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है और इसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हस्त है, तो हस्त का हाथ हो जाएगा, तो हाथ हस्त, तो हस्त जो है हमारा संस्कृत का शब्द है और हाथ हमारा तद्भव शब्द है, ध्यान रखना है।
तत्सम एवं तद्भव के पहचानने के नियम आपको ध्यान रखने हैं। नियम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर कहीं छा है, क्या है, छा, तो छा का प्रयोग हम प्रायः तत्सम में करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी छा शब्द का प्रयोग हम प्रायः किस में करते हैं, तत्सम में करते हैं। क्षत्रिय है, शिक्षक है, लक्ष्य है, उपेक्षा है, छत्री क्षति है, नक्षत्र है, क्षीर है, क्षेत्र है, परीक्षा है, साक्षी अक्षी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर छा से खा और छा बनते हैं, किससे, अगर छा से खा और छा बनते हैं तो तद्भव बन जाते हैं। अगर छा के स्थान पर खा का यूज और छा का यूज हम कर लेते हैं तो वो शब्द तद्भव हो जाते हैं। अगर किसी शब्द में छा है तो वो तत्सम शब्द है, अगर उनकी जगह खा या छा लग जाता है तो वो तद्भव शब्द बन जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वर्ड में ही कहा गया है कि तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम, यानी छा का प्रयोग तत्सम में करते हैं, ये बात हकीकत है, वेरी गुड। अगर छा के स्थान पर अगर खा और छा का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, तद्भव बन जाता है। मैंने ये बात बताई थी आपको पूरी कि छा का प्रयोग हम तत्सम में करते हैं, अगर छा के स्थान पर खा और छा आ जाता है तो हम उसकी जगह क्या हो जाता है, वो तद्भव हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तो एग्जाम्पल आप देखेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। जैसे लिखा है क्षीर, तो क्षीर क्या है, तत्सम शब्द है, और खीर क्या है, तद्भव। तो छा की जगह खा आ गया, खीर अक्षर, तो अब छा आ गया इसकी जगह, देखो यहाँ पे छा आ गया, ठीक है, छा। अब परीक्षा है तो परीक्षा हो गया, परीक्षा का तद्भव होता है परीक्षा। ध्यान रखना उस ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि परीक्षा क्या होता है, परीक्षा। साक्षी अक्षी आंख, ये अपवाद है, ये वाला पॉइंट क्या है, अपवाद, कि यहाँ शा भी आ जाता है, खा और छा की जगह क्या आ जाता है, शा भी, अपवाद वाला पॉइंट होता है। अक्षी आंख, क्षेत्र खेत, दक्षिण का दाहिना हो जाता है, मक्षी का मक्खी हो जाता है, और मिरक्षण का मक्खन हो जाता है, मिरक्षण, ठीक है। अक्षत का अक्षत हो जाता है, अक्षोप का अक्षो हो जाता है, और अक्षोट का अखरोट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि छा के स्थान पर खा या छा हो जाता है तो तद्भव बन जाते हैं। देखो जैसे अक्ष छा है तो खा बन गया अखरोट, जैसे छा है तो अच्छा बन गया, ध्यान, अच्छा है छा बन गया, ध्यान, अक्षा है खा बन गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर छा के स्थान पर खा या छा में से कुछ बनता है तो तद्भव बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे ये चीज़ें, कि अगर कहीं भी छा का प्रयोग होता है तो तत्सम, और छा के स्थान पर खा और छा आ जाता है, क्या, खा और छा छतरी आ जाती है तो तद्भव बन जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला वर्ड क्या कह रहे हैं, अगले वर्ड को ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात करेंगे। ये कह रहे हैं अगर तत्सम है छोटा, यानी बिना पेट चिरा बा होता, तत्सम में क्या होता है, बिना पेट चिरा, और तद्भव है तो उसमें पेट चिरा बा होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अगर बिना पेट चिरा बा है तो तत्सम है, और पेट चिरा बा है तो तद्भव है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वर्णिक है, क्या है, वर्णिक, तो वर्णिक का क्या हो जाएगा, बनिया, वर्षा का क्या हो जाएगा, बरसात, ये ध्यान रखना आपको। वक का क्या हो जाएगा, बगुला। तो देखो यहाँ बिना पेट चिरा बा है तो तब तत्सम है, कैसे है, तत्सम। ध्यान रखना ये बातें भी, क्योंकि आपके ही एग्जाम में ये चीज़ें काम आएंगी। तो वर्णिक का बनिया, वर्षा का बरसात, ये बातें आपको सब ध्यान रखनी है। वर्णिक का बनिया, वर्षा का बरसात, वक का वगुला, वर का वरात, विवाह का विवाह, ठीक है, तद्भव। तो तद्भव शब्द है विवाह, और विवाह है तत्सम। वानर का बंदर, विद्युत का बिजली, ध्यान रखना है। उद्वर्तन, देखो बिना पेट चिरा बा है तो उबटन, वस बच्चा, वधु बहू, वर वर, विविध वहेड़ा, द्विवेदी दुवे, वक्र वक्रा। तो ध्यान रखना है, वक्र का क्या होता है, वक्रा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो ये बात पढ़ ली हमने। अब ये कह रहा है अगर सा का प्रयोग होता है तो ये होता है तत्सम में, और इस वाले सा का प्रयोग होता है तद्भव में। तो अगर सा सपेरा वाला है तो तद्भव, और सा सलजम वाला है तो तत्सम। अगर कहीं भी आधा सा आ जाए, जब भी इसका रूप होना चाहिए, वो तत्सम कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे श्यामल है तो इसका शामला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शामला। शुक है शुआ हो जाएगा, शाक है शाग हो जाएगा, सुंड है झुंड हो जाएगा। ये अपवाद वाले पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये, अपवाद, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये सूंड होगा, सा है तो सूंड है, सही है। तो सूंड का सूंड है, झुंड नहीं है, सूंड है, सही है। नेक्स्ट स्वैसुर है, ससुर हो गया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। स्वैसुर का क्या होता है, यानी स्वैसुर का तद्भव आपसे कई बार पूछा गया है तो ससुर होगा, ठीक है। सा का सा हो जाता है, दर्शन है दर्शन हो जाएगा, आदर्श का आरसी हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। श्वेत का सफ़ेद हो जाएगा, आसी का आशीष आशीष हो जाएगा, प्रश्विन का पसीना हो जाएगा, श्रवण का शाबन हो जाएगा, श्यामल का शाबला हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। शब्द का शब्द हो जाएगा, राशि का राश हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर इस वाले सा है तो ये होता है तत्सम, ये होता है तद्भव, ये होता है तत्सम, ये होता है तद्भव, ये होता है तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम, ये अपवाद वाले पॉइंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। कुछ अपवाद भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, कोई सभी रूल सही नहीं होते, कुछ अपवाद भी हो जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अब ये कह रहे हैं अगर री का प्रयोग करते हैं तत्सम में करते हैं, इनका इन्होंने ये नहीं बताया। चलो
और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि री का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तत्सम में करते हैं, और त्रा का प्रयोग भी हम तत्सम में करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि री और त्रा, यानी री और त्रा का प्रयोग हम किस में करते हैं, तत्सम में करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। जैसे श्रृंगार है, क्या है, श्रृंगार, तो श्रृंगार का होता है सिंगार। ध्यान रखने बात भी बच्चों कि अगर श्रृंगार है तो श्रृंगार जो शब्द है री आ गया इसमें, श्रृंगार, तो श्रृंगार में री आ गया तो यहाँ सिंगार हो जाएगा इसका तत्सम। घृत में री आ गया तो घी हो जाएगा, मातृभार्य में री आ गया तो भार्य हो जाएगा, मृतिका में री आ गया तो मिट्टी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जैसे घृणा है घिन हो जाएगा, दृष्टि है दीठी हो जाएगा। तो ये आपको इसके तद्भव है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना कि इसके तद्भव क्या होते हैं। जब घृणा का पूछा घिन होता है घृणा का तद्भव, और दृष्टि का क्या होता है, दीठी। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको एक एक पॉइंट, ठीक है। तो इस तत्सम तद्भव की ट्रिक बता रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन, अच्छे समझते रहें। तो रात्रि का रात होता है, तो मैंने कहा था ना कि अगर त्रा का प्रयोग होता है तो तत्सम, और रात है तो वहाँ ता है तो हो जाएगा तद्भव। जैसे राजपुत्र है तो राजपूत हो जाएगा, तो राजपुत्र तो ये तत्सम शब्द है, ये ता है तो तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि री और त्रा का प्रयोग किस में करते हैं, यानी तत्सम में कर दोनों प्रयोग, री का भी और त्रा का भी, ठीक है। और इनसे बनने वाले तद्भव आपके सामने थे, ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई विसर्ग का प्रयोग भी हम संस्कृत शब्दों में ही होता है, यानी विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। अब देखो एक बात बताओ, जैसे ये है कपूर, क्या है, कपूर। अब ये कह रहे हैं कि भाई हिंदी का प्रयोग भी उन्हीं शब्दों में होता है, किन्हीं शब्दों में होता है। जैसे देखो इसके आगे हमने विसर्ग लगाए, क्या लगाए इसके आगे, विसर्ग। जैसे अब हमने इसके आगे विसर्ग लगाए यहाँ पे, तो आप लोग समझते हैं कि सर विसर्ग है, अगर हम विसर्ग हटा देते हैं तो ऐसा लिखा जाएगा है। अब विसर्ग वाले शब्द हैं तत्सम कहलाते हैं, कैसे का शब्द कहलाते हैं, तत्सम। और ज्येष्ठ है ये भी तत्सम कहलागा, तो इसका लिख देंगे। तो हिंदी में इस तरह से प्रचलित होगा ये, मगर तत्सम यहाँ संस्कृत में ऐसे थे, तो इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है कपूर। तो ऐसे ज्येष्ठ का बिगड़ा रूप है ज्येष्ठ, तो ध्यान रखना कपूर है ज्येष्ठ है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट कह रहा है कि छात्र रे और अर्धवर्ण होते या भा, रा या की जगह जा जाता है, शा और शा, सा की जगह सा हो जाता है, और घा, इसके सा की जगह घा भी हो सकता है। तो ये सब हमारे तत्सम में यूज होते हैं, ये भी तत्सम में यूज होते हैं। अर्धवर्ण होते हैं या और वा ये भी तत्सम में यूज होते हैं। रा और या भी तत्सम में यूज होते हैं, तीनों शा भी तत्सम में, ये तद्भव में यूज होता है, ये भी तद्भव में यूज होता है। जा और शाह और घा ये तद्भव में यूज होते हैं, बाकी हमारे ये सब वर्ड किस में होते हैं, तत्सम में होते हैं। इस बात पर बहुत ही ध्यान रखना क्वेश्चन, क्योंकि ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके किसी भी पेपर के लिए। जैसा हाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर ये आता ना कहीं ये वर्ड, तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा तद्भव होता है, अंकी बिंदी, ठीक है। अगर चंद बिंदी ऐसा कहीं लगी हुई है तो तद्भव वर्ड है, कैसा वर्ड है, तद्भव। अगर अंकी बिंदी है तो तत्सम में, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये है हमारे, ध्यान रखना, अगर ये होती है चाहे चंद बिंदी तो तद्भव वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखने बातें। चलो जैसे गेहूँ है तो गेहूँ तद्भव शब्द है, तो गेहूँ को चंद बिंदी है, गेहूँ तद्भव, तो इसका तत्सम क्या होगा, तो ध्यान रखना है गोधूम। मुँह है तत्सम मुक्ष हो जाएगा मुक्ष, मूछ है श्यामशु हो जाएगा श्यामशु, मूछ का गाँव है ग्राम हो जाएगा। व्याघ्र है व्याघ हो जाएगा, भू है भो हो जाएगा। नक्र है, देखो आगे री, तो ध्यान रखना नक्र का नाक हो जाएगा। भद्रप्रद है भाद हो जाएगा। घृत का घीत हो जाएगा। आँख का यानी आम्र का आम हो जाएगा। युग का जुग हो जाएगा, देखो या का जा हो गया, और युवा का जवान हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो शाह श्रेष्ठ है तो सा की जगह छा आ गया, ये छा है छा, कभी तो घा पढ़ लो, शाह और झा ऐसे लिखा जाएगा छा, तो यह है इस तरह छा लिखा हुआ है। तो छठा आशीष का सा हो जाएगा आशीष, ठीक है। शिष्य का शिष्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण ट्रिक। क्वेश्चन कैसे लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन ये हमें 5-10 मिनट लगेंगे इस चैप्टर पूरा करने के लिए, और आपने अच्छे से पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ नितिन गुप्ता 91, हाँ उनके नोट्स है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ से पढ़ा दिया क्वेश्चन आपको, ठीक है। क्योंकि आपको मटेरियल मिलने से मतलब है, नोट से हम कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इन्होंने भी कोई अपने पास थोड़ी बनाया, उन्होंने किताबें तो लिखा होगा। ट्रिक ऐसा थोड़ी नहीं है कि हाँ ये वैज्ञानिक है, ठीक है। आपको सिर्फ मतलब किससे है कि हमें वो चीज़ पता चलनी चाहिए जो हमारे काम आए, ठीक है, एग्जाम में। तो वो चीज़ है क्वेश्चन। इसका अगला टॉपिक समास का है, ठीक है। ये समास है, मुख्य समास 4 होते हैं, प्राचीन कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया है, ठीक है। ये चीज़ें है, समास आ जाएंगे, तत्पुरुष में कर्मधारय और द्विगु हो जाए 6 हो जाते हैं फिर। चलो इसे कल पढ़ा देंगे क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है क्वेश्चन। अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और अच्छे से पढ़ते रहें। यही चीज़ कहना चाहूँगा क्वेश्चन सभी से, क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको एक दिन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो सिलेक्शन की तैयारी पर रहेंगे आप लोग जल्दी। तो यही चीज़ है आपको क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है सब लोग।
तो सभी को गुड नाइट क्वेश्चन। इसके तत्सम के मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा अगली PDF में, तो आपको जब कराऊँगा, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है क्वेश्चन। तो आप उत्तर प्रदेश GK पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आपको मैंने ये करा दिया, क्योंकि थोड़ा सा मन था कि हिंदी में कुछ बताया जाए आपको, तो आज मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन। और आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ये मटेरियल बहुत ही अच्छा लगा होगा कि हाँ सर ये वाकई में। इस वीडियो को आप ना 2 से 3 बार और देख लेना, ठीक है। 11-11, 12-12 मिनट के तो हैं लास्ट में, तो इसे ना 2 से 3 बार और देख लेना, तो सही से और आपका बिल्कुल पूरा मामला सटीक हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तब, अगर वैसे ही हैं कि हाँ कि भाई नहीं, आपको अभी कोई मकसद ही नहीं है तैयारी का, तो आप नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, ठीक है क्वेश्चन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।